दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। 17 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बड़ी खबरों को देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सही सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में पीटी परीक्षा लागू किया गया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पीटी परीक्षा से क्या होता है कि आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो परसेंटाइल के आधार पर निर्धारित होता है। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर आप उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे UPSSC के माध्यम से लेखपाल की भर्ती आने वाली है, NM की भर्ती आई है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आएगी। तो जिसके पास पीटी सर्टिफिकेट होगा वही परीक्षा में प्रतिभाग कर पाएगा। यहाँ पर 2 परीक्षाएं हो रही हैं, एक पीटी परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह का फैसला होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने कहा है कि एक परीक्षा के जरिए होगा चयन, मतलब कि एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी, बार बार नहीं। जब बार बार परीक्षा देना पड़ता है तो समय लगता है, एक परीक्षा में चयन कर लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान में भर्ती पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव, 20 से ज़्यादा विभागों में एक ही परीक्षा। तो यह जनवरी 2022 से लागू हो सकता है। सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खबर बेहद अहम है। नए साल से गहलोत सरकार भर्ती पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए साल से 20 से ज़्यादा विभागों की एक ही परीक्षा से भर्ती की जाएगी। युवाओं को अलग अलग विभागों में होने वाली भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा या आवेदन जरूरी नहीं पड़ेगी। यानी कि हो सकता है कि मिक्स कंटेंट वाला, आप जानते हैं कि एक साथ कई भर्तियाँ निकाल दी जाए और मेरिट के आधार पर चयन कर दिया जाए। यानी कि परीक्षा आप देंगे, उसमें जो मेरिट बनेगा उसी के आधार पर चयन कर लिया जाए और आप वरीयता क्रम में 20 विभागों को चिन्हित कर सकते हैं। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। अगर यह लागू हो गया तो जो वहाँ के बेरोजगार युवा हैं, प्रतियोगी छात्र, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें जो भी पात्रताएं होती हैं एक ही नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अगर 10 विभाग की भर्ती आती है, 5 विभाग की भर्ती आती है, तो वरीयता क्रम में आप उसे भर सकते हैं। आपका अगर अच्छा नंबर आता है तो आपको कौन सा विभाग चाहिए, उसके बाद कौन सा विभाग चाहिए, उसके बाद कौन सा विभाग चाहिए, पूरा ब्यौरा उस नोटिफिकेशन में दिया रहेगा जब ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसे सामान्य पात्रता परीक्षा नाम दिया गया है। यानी कि इस परीक्षा का नाम होगा सामान्य पात्रता परीक्षा। सरकार की ओर से तैयारियाँ की जा रही हैं। तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए ना तो अलग आवेदन करने की ज़रूरत होगी और ना ही अलग परीक्षा देने की ज़रूरत होगी। अभ्यर्थियों को सभी गैर तकनीकी पदों के लिए एक ही बार आवेदन करना पड़ेगा। कार्मिक विभाग से ये प्रस्ताव तैयार होकर विधि विभाग के पास पहुंचा है और विधि विभाग की अनुशंसा के साथ अब ये फाइल वित्त विभाग के पास पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, अगर अब की बार बीजेपी की सरकार अगर आ जाती है तो पहले आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट लगाइए, एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, पहले प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद पीटी के लिए अप्लाई करिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए करिए। तो 3 स्टेप हो गया। एक स्टेप मान लीजिए खत्म, 2 स्टेप, और यहाँ पर एक ही स्टेप से सारी भर्ती कर दी जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो राजस्थान सरकार का यह फैसला सराहनीय है, स्वागत योग्य है। अगली अपडेट है BA LLB और LLB को लेकर दाखिला आज से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। BA LLB प्रवेश को ऑर्डिनेटर डॉक्टर हरिवंश सिंह की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक अनारक्षित वर्ग में 182 अथवा अधिक, OBC में 166.60 अथवा अधिक, EWS में 176.70 अथवा अधिक, SC में 152 अथवा अधिक, ST में 102 अथवा अधिक और शिक्षक कर्मचारी कोटे के तहत सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ बुलाया गया है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है, प्रयागराज की खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। तो BA LLB
और LLB में दाखिले प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी। अगली अपडेट है, सर्वर ने दिया जगह, सीटेट सेकंड पाली की परीक्षा रद्द। तो इसके संबंध में नोटिस जारी किया गया था, कल मेरे द्वारा कमेटी में पोस्ट कर दिया गया था। जो हंगामा हुआ था उसके संबंध में भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी। सबसे पहले अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, कल का कमेटी पोस्ट पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आज आपको जानकारी मिल रही होगी, जहाँ तक मुझे विश्वास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वर के कारण सारी दिक्कत आई है, परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा कब होगी इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती को लेकर 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है। आप लोगों को मालूम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक पद के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाए जाने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर ABPP कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और विधि के विभागाध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंटरव्यू में एक पद के मुकाबले केवल 8 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। ऐसे में तमाम योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई नियम नहीं है कि 20 गुना बुलाइए। इंटरव्यू में अधिकतम 3 होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 बुला रहे तो कम नहीं। अब ABP BJP के लोग हैं, BJP के लोग हैं, आप लोगों को मालूम होगा। अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 20 गुना बुलाओ। 20 गुना को क्यों बुलाया जाए, इसका रीज़न बताएं। योग्य अभ्यर्थी जो थे वह 8 गुना में नहीं आए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो क्या BJP की तरफ से जो मांग की जा रही है, ABP की तरफ से जो मांग की जा रही है, या सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर SDM की भर्ती को लेकर है। SDM ही नहीं, विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2014 से 15 में 86 SDM की भर्ती निकली थी और इस भर्ती में 42 से लेकर 60 लाख रुपए तक लेकर भर्तियां की गईं। इस पूरे प्रकरण की CBI जांच चल रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2011 से 12, 13 से 14 और 15 में पुलिस, लेखपाल, SDM के पदों की भर्तियां लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्तियां पैसे लेकर की जाती थीं। यह बातें मुख्यमंत्री ने गुरुवार की शाम यहां कन्वेंस सेंटर विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पद वितरण समारोह में कहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, या किसी के पास साक्ष्य नहीं है कि भर्तियां 60 लाख, 82 लाख या 20 लाख में होती थी, या साक्ष्य नहीं है। CBI जांच चल रही है, आज नहीं तो कल इसकी पुष्टि हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो गलत होंगे उन्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन वीडियो भर्ती 2018 में कितना रुपया चला, इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए। भर्ती परीक्षा रद्द हुई, अलग बात है, इसकी भी जांच हो रही है। 2015-14 की वह भी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जो चयनित है उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 69,000 शिक्षक भर्ती, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलने को तैयार नहीं हैं। UP SSSC की भर्तियों का क्या हुआ, क्या वहाँ पर पैसा नहीं चल रहा है? जब सत्ता परिवर्तन होगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 10 वर्ष बाद, तो पुरानी भर्तियों पर जांच होगा। जब जांच होगा तब खुलासा होगा। मैं आपको बता दूं, जिसकी सत्ता होती है उसकी जांच कभी नहीं होती है। 100 में 1% को छोड़ दिया जाए। यानी कि BJP की सरकार उत्तर प्रदेश में है और BJP की सरकार लंबे वनवास के बाद आई है। लंबे वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बनी है। जब BJP की सरकार उत्तर प्रदेश में है तो जब तक है तब तक जांच नहीं होगी। जब सत्ता परिवर्तन होगा तो जो सरकार बनेगी वह जांच जरूर कराएगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किस तरह से भर्तियां हुई हैं। इसमें दो राय नहीं है कि पिछली सरकार में भर्तियां पैसे पर नहीं होती थी, आरोप भी खूब लगते थे। आरोप लगते थे तो पैसे पर भर्तियां होती थी। अगर पैसे पर भर्तियां नहीं होती तो आरोप क्यों लगती? लेकिन वर्तमान सरकार में भी खूब आरोप लग रहे हैं। UP TET का पेपर लीक हो गया, UP TET का पेपर बेच के हॉस्पिटल बन जाए,
69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, यूपी पीसीएल की भर्ती, यूपी पुलिस की भर्ती इत्यादि भर्तियों का नाम मैं आपको दे दूं। पूरा लिस्ट दिया गया था। 14 पेपर लीक हुए थे और 14 पेपर जो लीक हुए उसमें से कितनी भर्तियां रद्द की गई। दरोगा भर्ती में क्या चल रहा है, दरोगा भर्ती में क्या हुआ आप लोगों को मालूम होगा। तो ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, चाहे दरोगा भर्ती हो या पिछले सरकार की भर्ती हो, और जो गलत पाया जाए उसे जेल होनी चाहिए, उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार न दरोगा भर्ती रद्द करेगी। यूपी टीईटी परीक्षा क्यों रद्द की गई? क्योंकि आप एक अहर्ता परीक्षा है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलनी है, अभी आपको सुपर टेट देना पड़ेगा, इत्यादि प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब भर्ती परीक्षा नहीं है, एक अहर्ता परीक्षा है, आपकी योग्यता का आकलन किया जा रहा है, तो इसे रद्द कर दिया गया। लेकिन दरोगा में क्या हो रहा है, दरोगा क्यों नहीं रद्द किया गया, इत्यादि भर्तियों को क्यों नहीं रद्द किया गया, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जांच क्यों नहीं हो रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, जबकि 68,500 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच की मांग चल रही थी। तो केंद्र में इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, सीबीआई जांच क्यों होगी। लेकिन पिछली सरकार की भर्तियों पर अगर सीबीआई जांच इनको करवाना हो तो केंद्र में इनकी है, अनुमति तुरंत मिलेगी और सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। तो आप लोग समझिए, जिसकी सत्ता होती है उसी का हनक होता है, यह स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। खबर की रासायनिक प्रयोग छोड़कर कुदरती खेती पर ध्यान दे किसान, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपने किसानों के लिए क्या किया? आप केवल 6,000 रुपये दे रहे हैं। अगर रासायनिक प्रयोग छोड़ दिया जाए तो अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा, यानी कि अनाज कम पैदा होगा और किसानों का काफ़ी घाटा होगा। मैं जानता हूं कि यह स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन रासायनिक प्रयोग छोड़ने के बाद पैदावार कम हो जाएगा और जितना पैदावार होगा उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा। जब उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा और क्या बचाएगा। आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए तो खेती कैसे होगी, सिंचाई कैसे होगी। आपने बिजली का दाम बढ़ा दिया, जब आपने बिजली का दाम बढ़ा दिया तो सिंचाई कैसे होगी, किसान को सुविधा कैसे मिलेगी। हरियाणा में आपकी सरकार है, वहाँ पर कुछ और है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, यहाँ पर कुछ और है। तो आप दो तरह से काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी किसानों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं और 6,000 रुपये देने के बाद उसका गुणगान करते हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आम जनता आपके बारे में समझ नहीं पा रही है, आपकी रणनीति को समझ नहीं पा रही है, आपकी नीतियों को समझ नहीं पा रही है कि 5 किलो आप दे रहे हैं। 5 किलो का दाम कितना होता है? 250, 300, कितना होता है? 300। 5 किलो का दाम 300 होता है। मैं मान लूँ 300 रुपये आप दे रहे हैं। एक परिवार पर 5 किलो, 3 परिवार पर 15 किलो। पहली बात, 15 किलो में एक महीने का राशन नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप 15 किलो 3 परिवार पर दे रहे हैं, 3 यूनिट आप अनाज दे रहे हैं, मान लेता हूँ अधिकतम दाम 400 रुपये हो जाए, 300 रुपये हो जाए, कुछ भी हो जाए, 300 रुपये आप दे रहे हैं। इधर गैस के सिलेंडर में आप 1,000 रुपये ले रहे हैं, डीजल में आप ले रहे हैं, पेट्रोल में आप ले रहे हैं, दवाई में आप ले रहे हैं, खाद में आप ले रहे हैं, राशन में आप ले रहे हैं, तेल में आप ले रहे हैं। सरसों का तेल आपने कितना बढ़ा दिया, आप सोचिए इसके बारे में। तो महंगाई आपने चरम पर पहुंचा दिया और महंगाई चरम पर है और आप कहते हैं कि मैं किसानों के लिए बहुत कुछ करता हूं। तो आप एक तरफ से दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसका तिगुना ले रहे हैं, दुगुना नहीं तिगुना आप ले रहे हैं। तो आम जनता आपके बारे में समझ नहीं रही है। जो समझ रहे हैं वह योग्य है, जो समझ नहीं रहे मैं उन्हें अभी अयोग्य समझता हूं। जिस दिन वो अभी योग्य हो जाएंगे उस दिन आपके बारे में समझने लगेंगे कि आप एक तरफ से दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से तिगुना ले रहे हैं। अगली खबर ओमिक्रॉन को लेकर है। 17 गुना तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। देखिए, कोरोना की कई वेरिएंट हैं, डेल्टा से भी खतरनाक है, लेकिन शरीर पर कितना इफेक्ट करता है इसके बारे में अभी शोध चल रहा है। देखिए, डेल्टा की तुलना में अधिक प्रतिकृति बनाता ओमिक्रॉन, यानी कि फैलता ज़्यादा है लेकिन डेल्टा से कम इसका असर है। इस पर भी शोध चल रहा है, आगे कोई अपडेट मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आपको सुरक्षित रहना है,
स्वस्थ रहना है और सुरक्षित रहेंगे तभी स्वस्थ हो सकते हैं, इसलिए आप अपना बचाव खुद करिए। अगली खबर है बेरोजगारी को लेकर। 8 राज्यों में बेरोजगारी दर 10%। देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लंबे समय से आई है, इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी दर कम दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश 5.2 घटकर 4.8 हुआ है। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बेरोजगारी दर शीर्ष पर है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हरियाणा का जिक्र, हरियाणा में 29.3% है, यानी कि राजस्थान से भी ज़्यादा हरियाणा में बेरोजगारी है। और हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी कई वर्षों तक सत्ता में रहने लगेगी तो सरकारी नौकरी धीरे धीरे कम हो जाएगा, आउटसोर्सिंग पर भर्तियां होंगी और कई ऐसे नियम हो जाएंगे तो बेरोजगारी दर अपने आप बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है, दिल्ली का दिया गया, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा। तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में कम दिखाई दे रहा है। कम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मनरेगा को भी रोज़गार की श्रेणी में जोड़ दिया गया। जो अपना खुद का दुकान किया है उसे भी रोज़गार की श्रेणी में जोड़ दिया गया। अपने पैसे से लगाया हुआ काम उसे भी सरकार अपने अंडर काउंट कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी दर कम है, वह भी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ। पहले 5.2 था, अब घटकर 4.8 हुआ है। लेकिन हरियाणा की बात करें, जहां पर बीजेपी कई बार सरकार है, तो 25.6 से बढ़कर 29.3 हो गया है। इसका कारण क्या है आप लोग खुद समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है कि 1/4 बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब 18 साल उम्र नहीं रहेगी बेटियों की शादी की, अब 21 साल कर दी गई है। सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी कर रही है। लेकिन हाल में राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण NHFS 5 के नतीजे बताते हैं कि देश में 23.5% लड़कियों का विवाह कम उम्र में हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 27% है। ऐसे विशेषज्ञों ने नए कानूनों के औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं। तो इसके संबंध में प्रस्ताव पारित हो गया है, 21 साल करने की तैयारी है, तो जल्द इसके संबंध में मुहर लगेगी। अगली अपडेट है सीटेट परीक्षा को लेकर। आज होने वाली सीटेट परीक्षा टली है, उसके संबंध में नोटिस आप लोग देख लीजिए। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि नोटिस क्या है। वैसे परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं सर्वर प्रॉब्लम के कारण। अगली अपडेट है भर्तियां न देने पर प्रशिक्षुओं ने उठाए प्रश्न। DLED शिक्षक पद आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर निराशा। तो मैं आपको बता दूं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। इधर यूपी टेट परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव तो 23 तारीख के लिए भेजा गया है, 23 जनवरी के लिए। आदर्श आचार संहिता में परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह भी एक सस्पेंस का विषय है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती होने के बाद सरकार कह रही कि हमने इतनी भर्तियां कर दी हैं, अगर हम भर्तियां लगातार करते रहेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। वेतन कोई अपने घर से नहीं देता है। 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और जो रिपोर्ट आई है उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो इससे भी प्रशिक्षु काफ़ी नाराज़ हैं, प्रतियोगी छात्र काफ़ी नाराज़ हैं। तो सरकार की मंशा साफ साफ है कि इस वर्ष भर्ती नहीं देंगे, इस वर्ष भर्ती नहीं देंगे। हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों का जिक्र मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिलेगा। तो लेकिन आप लोगों को एक बार और सोचना होगा कि सरकार इतना प्रदर्शन करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद आपके बारे में नहीं सोच रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो क्या मैनिफेस्टो में जो लिखा होगा वह समय में पूरा होगा? यानी कि जो मैनिफेस्टो में पहले बीजेपी के द्वारा लिखा गया था 90 दिन में भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी इत्यादि कार्य के लिए, क्या वह पूरा हो गया? जब वह पूरा नहीं हुआ तो आगे जो मैनिफेस्टो में जिक्र किया जाएगा क्या वह पूरा होगा? इसके बारे में आपको एक बार ज़रूर सोचना होगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, आरक्षण व्यवस्था बदलवाने पर अड़े प्रतियोगी छात्र। प्रतियोगी परीक्षाओं के हर चरण में आरक्षण का लाभ न देने की मांग प्रतियोगियों का एक वर्ग लंबे समय से लेकर कर रहा है। यानी कि भर्ती संस्थान एक परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक बार ही आरक्षण का लाभ दे, उसके लिए नियम में बदलाव करने की मांग चल रही है। इसके मद्देनजर प्रतियोगियों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। प्रतियोगियों ने एक परीक्षा एक आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए
संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो पाना संभव है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा हो पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के बाद क्या होगा इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो काफ़ी विवाद होगा और वर्तमान सरकार सत्ता से जा भी सकती है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी वर्ग, आरक्षित वर्ग ज़्यादा हैं और जनरल कैटेगरी वाले कम हैं, उनकी संख्या कम है, जिसके कारण सत्ता परिवर्तन हो जाएगा 101%। इधर एसएससी की एक खबर है, कांस्टेबल पद पर 5690 का चयन हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल महिला पुरुष दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम जारी किया है, जिसमें अलग अलग वर्ग के 5690 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अगली अपडेट है, योगी सरकार ने किया 24 घंटे बिजली का इंतजाम, श्रमिकों को 500 रुपये की मासिक पेंशन की दी सौगात। तो जो बजट था वह काफ़ी खास था बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन आम जनता के लिए खास नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे युवाओं के लिए खेल उल के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर 21 वर्ष शादी के बारे में जानकारी दी गई है, जो मेरे द्वारा अभी आपको दिया गया है। बाल विवाह निषेध कानून 2006 में संशोधन के लिए इसी सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार। अब 21 वर्ष होगी लड़कियों की उम्र। अगर आपकी लड़की 21 वर्ष से कम है, अगर आप उसकी शादी करती हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इधर योगी जी का एक और ऐलान है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, चुनाव भी जीतेंगे और कोरोना की तीसरी लहर भी रोकेंगे, ऐसा योगी जी का कहना है। योगी जी ने हुकार भर दिए। योगी जी कहते हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तो अब देखना होगा कि योगी जी के स्टेटमेंट में कितना दम है। योगी जी कहते हैं अब की बार उससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी। क्या उससे भी ज़्यादा सीटें योगी जी की आने वाली हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।